सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में दिया गया है, याद में रख लेना। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक था दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, याद में रख लेना है। और वो था गुलाम वंश से संबंधित। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो वो थी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है चालीसा प्रणाली किसने शुरू की। तो इसका सही जवाब है बलबन ने शुरू की थी। चालीसा प्रणाली की थी बलबन ने शुरू। अगला प्रश्न है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की। तो सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। बाजार नियंत्रण नीति जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपियनों में सबसे पहले कौन आए थे। तो सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। भारत में यूरोपियनों में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। अगला प्रश्न वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इसका सही जवाब है 1498 में आया था वास्को डी गामा भारत। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। वो हुई थी सूरत में। भारत में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो सही जवाब है सन 1600 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1757 है प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। तो सही जवाब है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था अंग्रेजों का नेतृत्व प्लासी के युद्ध में। अगला प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता किन नदियों के बीच में विकसित हुई। तो वो है टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच में विकसित हुई थी मेसोपोटामिया सभ्यता। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में कौन शामिल नहीं है। तो वो रोम है। रोम जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है हम्बुराबी की संहिता किस सभ्यता से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया से संबंधित है हम्बुराबी की संहिता। अगला प्रश्न है कि पिरामिड की सभ्यता की देन है। तो वो देन है मिस्र की। पिरामिड जो है वो मिस्र की देन है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई। तो सही जवाब हो जाएगा यूनान में। ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो यूनान में हुई है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो सही जवाब है 1946 को हुई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 के दिन। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष से सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट कब किया गया। तो वो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। तो इसका
सही जवाब हो जाएगा मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है वो मिश्रित है। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब है 1950 में हुई थी। 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो वो हुई थी 1951 में। 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कृषि विकास। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया? तो नीति आयोग ने लिया था। योजना आयोग का जो स्थान है वो नीति आयोग ने लिया था। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 2015 में। नीति आयोग की जो स्थापना है वो 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आता है भारत का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो वो है 7वें स्थान पर। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का जो स्थान है वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो वो प्रथम स्थान पर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से मिलती है? तो वो 7 देशों से मिलती है। भारत की स्थलीय सीमाएं जो है वो 7 देशों से मिलती है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कोल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कोल है। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी है। जिसे नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप होगा वो एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो टोटल 7 महाद्वीप है। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप आते हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये टोटल 7 महाद्वीप, और ये अंटार्कटिका, तो ये टोटल 7 महाद्वीप है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वो अध्ययन है पदार्थ व ऊर्जा का। भौतिक विज्ञान जो है वो पदार्थ व ऊर्जा का अध्ययन है। अब अगला प्रश्न है कि बल की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन में होता है। बल की जो ऐसा इकाई होती है वो न्यूटन में होती है। अगला प्रश्न है कि कार्य की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। कार्य की जो ऐसा इकाई होती है उसे जूल कहते हैं। अगला प्रश्न है शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा वॉट। शक्ति की जो ऐसा इकाई होती है उसे वॉट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? तो सही जवाब है जूल। ऊर्जा की जो ऐसा इकाई होती है वो जूल में मापते हैं। अगला प्रश्न है वेग और चाल में मुख्य अंतर क्या है? तो वह है दिशा का। वेग और चाल में जो मुख्य अंतर होता है वो दिशा का होता है। अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वो पदार्थों की संरचना, गुण व परिवर्तन। पदार्थों की संरचना, गुण व परिवर्तन का अध्ययन है रसायन विज्ञान। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक गुण बनाए रखती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है अणु।
पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक गुण बनाए रखती है वो अणु कहलाती है। अगला प्रश्न है कि तत्व क्या होता है? तो तत्व होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ। तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ। अगला प्रश्न है कि कुल कितने प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं? तो सही जवाब है 92। कुल 92 प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो वो है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो यूरेनियम है। अब अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवों का। जीव विज्ञान जो है वो जीवों का अध्ययन है। अब अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? तो सही जवाब है अरस्तु माने जाते हैं। जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो वो पौधों का अध्ययन करता है। वनस्पति विज्ञान जो है वो पौधों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है प्राणी विज्ञान किसका अध्ययन है? तो वो जंतुओं का अध्ययन है। प्राणी विज्ञान जो है वो जंतुओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला प्रश्न है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो सही जवाब है लाइडर और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। याद रखना है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? सही जवाब है चार्ल्स बैबेज को हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं, चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो वो बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। कंप्यूटर में जो डेटा है वो बाइनरी रूप में संग्रहित होता है। अगला प्रश्न है बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 2 अंक होते हैं। बाइनरी संख्या प्रणाली में 2 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सही जवाब है बीट है। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बीट कहते हैं। अगला प्रश्न एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बीट होते हैं। याद रखना है एक बाइट में 8 बीट होते हैं। अगला प्रश्न है हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो इसका क्या प्रमाण है? तो यह आंशिक रूप से सही है लेकिन ऑफिशियली यानी सरकारी रूप से गलत है ये कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। ये सिर्फ आंशिक रूप से ही सही है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? तो वो है 5 छल्लों से। ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक है वो 5 छल्लों से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर है ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होते हैं? तो वो होते हैं 4 वर्षों के अंतराल पर। ओलंपिक खेल जो है वो 4 वर्षों के अंतराल पर होते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1896 में। 1896 में हुई थी और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई? तो वो हुई थी ग्रीस में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है वो ग्रीस में हुई थी। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य पुस्तक जो है वो लोकमान्य तिलक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? तो सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक कौन है?
तो सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। आनंद मठ के जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इसी आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत जो है वो आनंद मठ से लिया गया गीत है। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला प्रश्न है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 में। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न सबसे पहले किसे दिया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। भारत में सबसे पहले जो भारत रत्न है वो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो वो है 53 लोगों को दिया जा चुका है अब तक भारत रत्न। अगला प्रश्न है भारत रत्न अब तक यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखना भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो है कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा। इतने क्षेत्रों में दिया जाता है भारत रत्न। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। पद्म पुरस्कार होते हैं 3 प्रकार के, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ऐसे 3 प्रकार के होते हैं पद्म पुरस्कार। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1901 में, यानी 1901 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। अब है नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की? तो वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो शहर में दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भौतिकी, रसायन और साहित्य में नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो वो स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं। भौतिकी, रसायन और साहित्य के नोबेल पुरस्कार जो है वो स्टॉकहोम शहर में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? तो वो है गांधी जयंती भी है, स्वतंत्रता दिवस भी और गणतंत्र दिवस भी है। ये तीनों है भारत का राष्ट्रीय पर्व। तो सही जवाब हो जाएगा कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा 15 अगस्त को। हम हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 26 जनवरी को। हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी के दिन। अगला प्रश्न है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर के दिन हम हर साल गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 14 नवंबर को। हर साल हम राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती आती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 सितंबर को। हम हर साल राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 मार्च को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 19 नवंबर को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाते हैं 19 नवंबर के दिन। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 20 नवंबर के दिन। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 21 जून को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो वो 2015 से हुई थी कि 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो वो दिन है 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के दिन। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है मुंबई शहर में। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन सी है? तो वो है LIC। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी का नाम है LIC। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य क्या है? तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण व रख रखाव है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्य। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के में स्थायी सदस्य कौन है? तो वह है रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य। अब अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब हो जाएगा जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न है कि WHO की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1948 में हुई थी WHO की स्थापना। अब अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है वॉशिंगटन DC में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन DC में। याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कथक को भी, भरतनाट्यम को और कुचिपुड़ी, ये तीनों को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी को माना जाता है भारत का शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु है। भरतनाट्यम का जो मूल स्थल है वो तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का जो मूल स्थल है वो है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कथक नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कथक नृत्य का जो मूल स्थल है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है केरल। कथकली नृत्य का जो मूल स्थल है वो केरल राज्य है। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य का मूल स्थल कौन सा है? तो वो है मणिपुर। मणिपुरी नृत्य का जो मूल स्थल है वो मणिपुर है। अगला प्रश्न है दिवाली किस देवी के लिए मनाई जाती है? तो वो लक्ष्मी देवी के लिए मनाई जाती है। दीपावली जो है वो लक्ष्मी देवी के लिए हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है होली किस ऋतु में मनाई जाती है? तो वो वसंत ऋतु में मनाई जाती है। होली जो है वो वसंत ऋतु में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है दशहरा किस घटना का उत्सव है? तो वो राम द्वारा रावण का वध। दशहरा जो है वो राम द्वारा रावण का वध है। अगला प्रश्न है कि राखी का त्यौहार किसके लिए मनाया जाता है? तो वो भाई बहन के प्रेम के लिए मनाया जाता है राखी का पवित्र त्यौहार। अगला प्रश्न है कि मकर संक्रांति किसका प्रतीक है? तो वो सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश। मकर संक्रांति जो है वो सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश है। अगला प्रश्न है कि जन्माष्टमी किस भगवान का जन्मोत्सव है? तो वो है श्री कृष्ण का। जन्माष्टमी जो है वो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। अगला प्रश्न है भारत में शास्त्रीय संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो वो है 2। भारत में शास्त्रीय संगीत के 2 मुख्य प्रकार है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है उत्तर भारत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उत्तर भारत जो है वो मुख्य क्षेत्र है। अब अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दक्षिण भारत। कर्नाटक संगीत का मुख्य क्षेत्र है दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है राग और ताल किस संगीत में महत्वपूर्ण होते हैं? तो वो होते हैं शास्त्रीय संगीत में। राग और ताल जो है वो शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रसिद्ध वाद्ययंत्र सारंगी किस संगीत में प्रयोग होता है?
तो वो हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होता है। भारत में जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सारंगी है वो हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में मृदंगम वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस संगीत में होता है? तो वो कर्नाटक संगीत में होता है मृदंगम वाद्य यंत्र का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक प्रचलित धर्म कौन सा है? तो वो धर्म है हिंदू धर्म है भारत में सबसे अधिक प्रचलित धर्म। अगला प्रश्न है हिंदू धर्म में कितने मुख्य देवता माने जाते हैं? तो वह 3 ब्रह्मा विष्णु और शिव माने जाते हैं हिंदू धर्म में मुख्य देवता। नेक्स्ट, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो वो थे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो वो थे गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो गौतम बुद्ध ने की थी। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक है आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है, और वो जैन धर्म के पहले तीर्थकर है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो वो गुरु नानक देव जी ने की थी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अब अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो वो पुस्तक है कुरान। इस्लाम धर्म की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कुरान है, याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो वो हुआ था 1857 में। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वतंत्र राजवंश कौन सा था? तो वो था हर्यक वंश। भारत का पहला स्वतंत्र राजवंश था हर्यक वंश। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब रेनो लाइनेक ने किया था स्टेटोस्कोप का आविष्कार। अगला प्रश्न है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है ब्लेज पास्कल ने किया था। कैलकुलेटर का जो आविष्कार है वो ब्लेज पास्कल ने किया था। अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की? तो वो है मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो वो जैनसेन नामक वैज्ञानिक ने किया था माइक्रोस्कोप का आविष्कार। अगला प्रश्न है टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया? तो वह सैमुअल मोर्स ने किया था टेलीग्राफ का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ओल्टा। बैटरी का आविष्कार जो है वो ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है कि URL का फुल फॉर्म क्या है? तो सही जवाब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है कि कोविड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़। कोविड का फुल फॉर्म होता है कोरोना वायरस डिजीज़। अगला प्रश्न है PM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है प्राइम मिनिस्टर। PM का फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है CM का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है चीफ मिनिस्टर। CM का फुल फॉर्म होता है चीफ मिनिस्टर। अगला प्रश्न है MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही जवाब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो इसका सही जवाब है परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी कि B और C दोनों इसका राइट जवाब। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो इसका सही जवाब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो होती है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।